सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की खबर अपने अभियान को, अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए अब एक नए स्टूडियो से नए कलेवर और तेवर के साथ आप तक खबरें पहुंचाएगा। और इस स्टूडियो को हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने पदार्पित होकर के यहां पर इसकी शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश जी। ये इस स्टूडियो की भी एक शोभा है, गरिमा है कि आप जैसे गरिमामयी राजनीतिक व्यक्तित्व आज यहां पर इस स्टूडियो की शुरुआत हो रही है। इस मंच से आपका पहला संबोधन होगा। सबसे पहले तो जिस तरीके की आपने विधानसभा का स्वरूप दिया है उससे प्रेरणा लेकर के जो तरह तरह के स्टार्टअप्स हैं, जिसमें आज की खबर भी है, हम लोग कुछ बड़ा और कुछ नया करने का एक विजन रखते हैं। विधानसभा में बतौर अध्यक्ष किस तरीके का आपका अनुभव है, विजन क्या लेकर के आपने इस कुर्सी को संभाला? मेरे सौभाग्य की बात है कि आज की खबर के इस नए ऑफिस के शुभारंभ के अवसर पर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं शुभकामनाएं देता हूँ श्री चंद्रसेन जी को, आदरणीय रागिनी जी को, विश्वकर्मा जी को, आपको, कि ये अवसर मुझे मिला है आपसे बातचीत करने का और आपके माध्यम से जनता तक अपनी बात कहने का। आपके द्वारा एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया था यहाँ पर विगत कुछ दिन पूर्व, मुझे उसमें आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों के कारण मेरे को बाहर जाना पड़ा, मैं नहीं आया। लेकिन इट वॉज वेरी पर्पसफुल डिबेट्स, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा उसमें पार्टिसिपेशन किया गया था। मैंने उसको पूरा देखा तो मुझे लगा कि एक बहुत पर्पसफुल डिबेट्स आपके द्वारा वहाँ पर की गई थी। उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, आपने मुझे कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को मैंने दर्शनीय बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स के नाते से अब समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि मीडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो उसको भी हम एक महत्वपूर्ण पिलर मानते हैं। दुर्भाग्य से देश की आज़ादी के समय जो एक सपना है देश की आज़ादी के उन वीर सपूतों ने देखा था, जिनको पता था कि शायद वो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर भी देश के लिए सोचते थे। इंस्टीट्यूशंस का सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने की जिम्मेवारी उनकी थी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं लेजिस्लेटिव पार्ट से आता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है, पहली लाइन कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जिस समय वी द पीपल की बात होती है तो जनता सर्वोपरि है। और जब जनता सर्वोपरि है तो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर उनकी जिम्मेवारी को उनको याद दिलाने का काम करता है, तो वो महत्वपूर्ण। एग्जीक्यूटिव जो जनता तय करती है उसको करना होता है। मैं अगर सामान्य भाषा में कहूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्षेत्र की, छोटी हो बड़ी हो, सड़क से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, किसान से संबंधित हो, मजदूर से संबंधित हो, युवा से संबंधित हो, महिलाओं से, किसी से भी संबंधित हो, अल्टीमेटली अपेक्षाएं किससे होती हैं? जनता के प्रतिनिधि से। और जनता के प्रतिनिधि को काम किससे करवाना होता है? एग्जीक्यूटिव से। और यदि उस काम में कानून के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसकी अगर समीक्षा करनी होती है, उसको ठीक करना होता है, तो जुडिशरी करती है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण पिलर्स को अपनी अपनी सीमा में रहकर काम करने की आवश्यकता है। मैं लगभग 8वीं बार मैं विधानसभा का सदस्य बना हूं, लगभग 3.5 दशक से ज्यादा हो गए। इधर मेरा जो कंसर्न था कि शनै शनै हमने इंस्टीट्यूशंस का नुकसान किया है। जिसमें इंस्टीट्यूशन के नुकसान की बात होती है, इट इज नॉट ओनली लेजिस्लेशन, it is executive with due respect and regard to judiciary and every part of the system and society. अगर ये कहा जाए, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ, अगर कहा जाए कि आज की खबर में
आपके लिए कहा जाए तो कहेंगे बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत पर्पसफुल डिबेट करते हैं और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। वैसे विभिन्न और बहुत सारे ऑनरेबल जर्नलिस्ट के लिए ये बात कही जा सकती है। लेकिन अगर कहेंगे यार पत्रकार हैं तो कहेंगे अच्छा कुछ ना कुछ गड़बड़। इसका मतलब इंडिविजुअल की पहचान इंस्टीट्यूशन से बड़ी होगी। वैसे हर क्षेत्र के अंतर्गत है। कोई एक लीडर है, ये बहुत अच्छे लीडर हैं, जनता के सुनते हैं, जनता का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर लागू हो सकता है। इंस्टीट्यूशन के साथ नाम जुड़ जाता है, विधायक हैं, ओह गड़बड़ होंगे। एक अच्छा डॉक्टर है, उसकी बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत सम्मान होगा, उसकी मेधा के बारे में लोग डिस्कस करते होंगे। बाई चांस अगर वो चुनाव लड़के एमएलए एमपी हो जाए तो लोग कहेंगे अच्छा नकल करके पास हो। वैसे ही हर जगह, आई एम नॉट नेमिंग एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूशन और आपके जगह तो हम लोग बातचीत करते हैं। मेरा इन 4 सालों में ये प्रयास रहा है कि इंस्टीट्यूशंस के सम्मान बना रहेगा तो हमारा सम्मान बना रहेगा। हमारा सम्मान बनने से सिस्टम ठीक नहीं होगा। मेरा 4 सालों से ये प्रयास है कि सब जगह अच्छे और खराब लोग हैं, और मैं इस बात को मानता हूं कि अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है। वो जैसे एक दही की कटोरी में इतनी सी काली मिर्च दिखा दें तो वही डली होती है। अच्छे लोग ज्यादा हैं, तो लेकिन उन कुछ खराब लोगों की वजह से अगर हम इंस्टीट्यूशन का नुकसान कर रहे हैं तो वो नहीं। मेरा सबसे पहला मोटो विधानसभा में अध्यक्ष बनने के बाद उसको मैंने इस तरीके से दिखाया, क्योंकि पहले जो एक परसेप्शन था कई दशकों से कि एमएलए हैं तो उनके लिए जो भी नेगेटिव परसेप्शन था, मैंने लोगों को दिखाने का प्रयास किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, पहले भी बहुत लोग थे, अगर मैं अभी नहीं कि मेरे आने के बाद, मेरे आने से पहले भी देश की बात करें तो किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, जो गवर्नेंस के अंतर्गत आए, सब लोगों का सम्मान है। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लें तो सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ उनको याद किया जाता है। कम्युनिस्ट के सोमनाथ चटर्जी की बात करें तो उसके लिए भी याद किया जाता है। कांग्रेस के भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, इनके पिताजी, तो वो उनका भी नाम लिया जाता है, कांग्रेस में थे। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स का नाम लिया जाता है। ऐसा थोड़ी कि पहले अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन दिखाया नेगेटिवली। तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं लोगों को बताऊं कि नहीं, जो लोग सिस्टम को चलाते हैं, यहाँ कोई राजा नहीं है, जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता का प्रतिनिधि यदि सक्षम नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, तो सिस्टम कैसे चलेगा। तो मैंने लोगों को बताया कि हमारे 403 एमएलएस में से इतने इंजीनियर्स हैं, लगभग 17 इंजीनियर्स हैं जो बीटेक एमटेक किया हुआ है, इतने मैनेजमेंट के लोग हैं, एमबीए बीबीए किया हुआ, लगभग 18 ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फैकल्टी से आते हैं, 16 ऐसे लोग हैं जो पीएचडी हैं, 85 ऐसे लोग हैं जो लॉ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी 150-200 से ज़्यादा ही होंगे। तो मैंने ये प्रयास किया कि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं। एक सबसे ज़्यादा परसेप्शन है, जो आपने पूछा कि आपने क्या चेंज किया, इट इज़ नॉट ओनली द ग्रैंडियर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग को देखने के बहाने, बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर विधानसभा है तो वो पूरे प्रदेश का एक प्रतिबिंब है। अगर वहाँ पर थूक पड़ी हो, कागज़ पड़े हों, अच्छा नहीं हो, कुर्सी बैठने को नहीं हो, खाना खाने को अच्छी चाय ना मिले, तो नेगेटिव परसेप्शन ज़्यादा ना, उसको ठीक करने के साथ राजनीति में परसेप्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीति में अगर आपका परसेप्शन अच्छा है तो आप यकीन मानिए कि जनता के बीच में आप चुनाव निरंतर जीतते रहेंगे। और एक इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से सजाया संवारा, उसका परसेप्शन कैसा होना चाहिए, इसको सतीश महाना जी ने अपने कार्यकाल में आगे बढ़ाया। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला 3-3.5 दशक का जो उनका अनुभव है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति को एक शिल्पी की तरीके से आकार दिया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम अगले सवाल से पहले एक नजर अब आपके काम पे डालेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसी और कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाली मशहूर उद्योग नगरी कानपुर की मिट्टी में जन्मी वो शख्सियत जिसने राजनीति में निष्पक्षता और गरिमा की नई मिसाल कायम की है,
हम बात कर रहे हैं सदैव एक स्वाभाविक मुस्कान से सबका मन मोह लेने वाले सरल व्यक्तित्व के स्वामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी की। 14 अक्टूबर 1960 को श्री राम अवतार महाना के घर जन्मे सतीश महाना ने प्रारंभिक शिक्षा कानपुर के सेंट जोसेफ स्कूल से प्राप्त की, तो वहीं उच्च शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय से ली। बजरंग दल के युवा समन्वयक रहे सतीश महाना पहली बार 1991 में कानपुर कैंट सीट से विधायक चुने गए। उसके बाद तो ये सिलसिला आज तक कोई रोक न सका है। तब से आज तक सतीश महाना 8 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। 1997 में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री का पद संभालने वाले सतीश महाना 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री बनाए गए। विभिन्न विभागों में मंत्री पद का दायित्व संभालते हुए सतीश महाना ने शहरी विकास से लेकर औद्योगिक क्रांति के नए अध्याय लिखे हैं। वर्तमान में कानपुर की महाराजपुर सीट से विधायक सतीश महाना 29 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के 18वें अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुन लिए गए। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए सतीश महाना ने निष्पक्षता और गरिमा की नई मिसाल कायम की है। आपको 2025 में आइडियल स्पीकर अवार्ड से भी नवाजा गया। आपके प्रशंसकों के बीच एक नारा खूब गूंजता है, जिसके साथ जमाना है उसका नाम महाना है। ये नारा भी आपके व्यक्तित्व की खूबियों को दर्शाता है। ये एक साधारण परिवार के बेटे की असाधारण यात्रा है, समर्पण, संघर्ष और सेवा की गाथा, जिसमें सतीश महाना ने जनसेवक से लोकतंत्र के रक्षक तक का सफर बखूबी तय किया है। आज की खबर परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जिस तरीके से सतीश जी आपने अपने करियर की शुरुआत की, खांटी एक विचारधारा, संघ से आपका जो जुड़ाव है वो किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आप लगातार विधायक रहे। ऐसे में जब आप विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहला जो बेसिक है इंस्टिंक्ट वो है निष्पक्ष होना। अब जिस पार्टी के साथ में 35 साल का सफर हो उससे यूं तो छूट नहीं सकता, लेकिन धुर विरोधी विचारधाराओं का सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? देखिए, स्पीकर का ये दायित्व है कि हाउस को निष्पक्ष होकर चलाए। पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति निष्पक्ष दिखना चाहिए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि गवर्नमेंट का बिजनेस और गवर्नमेंट का काम करवाने की भी जिम्मेवारी स्पीकर की होती है। मैंने विगत 4 वर्षों के अंतर्गत यह प्रयास किया कि विपक्ष को पूरा अवसर दें अपनी बात कहने का, और सरकार के पास उसका जवाब देने के लिए पर्याप्त रीजंस हैं। तो अगर सरकार के काम में अगर कोई कठिनाई होती तो सरकार कहती कि नहीं, इस बात को छुपा लिया जाए, इस बात को पूछने मत दिया जाए। तो सरकार की तरफ से ये कभी भी नहीं आया। सरकार की तरफ से हमेशा ये आया, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि जो भी विपक्ष कहना चाहते हैं हम हर बात का जवाब देंगे। विपक्ष के माननीय सदस्यों को माननीय अखिलेश यादव जी उस समय थे, अभी माननीय माता प्रसाद जी पांडे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते से। तो मैंने उनसे बात करी। मैंने उनको कहा, देखिए ये जो फोरम है ये डिबेट का है, डिस्कशंस का है। सहमति असहमति लोकतंत्र का पार्ट है, चर्चा परिचर्चा ये हमारी आवश्यकता है। तो मैंने कहा, अगर आप हाउस में हाउस को चलने नहीं देते हो तो आजकल का जो सिस्टम है, जो मीडिया है, विशेष रूप से सोशल मीडिया की बात करें या दूसरे मीडिया, आपकी हर बात के ऊपर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग निगाह रखते हैं। उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। पहले ये नहीं होता था। जब हम पहली बार चुन कर आए तो लोगों को पता ही नहीं होता था हाउस में क्या कर रहे हैं। कोई वीडियो नहीं होता था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। वो तो सिर्फ जो लिख के अखबार में, प्रिंट मीडिया में छप गया वही माना जाता था। तो मैंने ये कहा कि आपके क्या आप परफॉर्म करते हो, आप लेट द पीपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी सी। मैंने उनको जिम्मेवारी का एहसास कराया और मैंने कहा मैं निष्पक्ष काम करूंगा एज पर रूल्स। जो इतने संख्या जिसकी होती है उसको उतना टाइम अलॉटमेंट होता है।
उदाहरण के लिए 104 सदस्य आज की डेट में प्रतिपक्ष के पास हैं और 300 सदस्य हैं, तो 1/4 टाइम उनको निर्धारित होना चाहिए नियम के हिसाब से और 3/4 इधर होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं पक्ष और प्रतिपक्ष दो चीज मानता हूं, मैं बराबर का समय दूंगा। मैंने बराबर का समय दिया, संख्या के आधार के ऊपर मैंने बोला कि सब लोग बोला, तो विपक्ष को अवसर मिला और सरकार की तरफ से भी यदि किसी भी प्रकार का कोई उत्तर या कोई जिज्ञासा जो हाउस के किसी सदस्य के द्वारा व्यक्त की गई है उसमें से कोई कमी होती है या उत्तर सही नहीं आता, तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आदर के साथ संबंधित विभाग के मिनिस्टर से ये कहता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि नहीं, जो पूछा गया उसका उत्तर दीजिए। तो विपक्ष को लगता है कि जो हम पूछ रहे हैं अध्यक्ष जी उसी का उत्तर दिलाना चाहते हैं और सरकार उस बात का जवाब देती है जो विपक्ष पूछ रहा है। तो जिस समय संवाद होता है तो फिर कठिनाई नहीं होती। पहले बहुत अच्छे अध्यक्ष रहे, बहुत योग्य लोग रहे, लेकिन पहले की परिस्थितियां सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी नोटिस नहीं की जाती थी एमएलए के लिए जितनी आज नोटिस की जाती है। सबसे बड़ा कारण ये चीज। तो इस नाते से लोग सारे हंसी करते हैं। हाउस में 4 साल हो गए मेरे को अध्यक्ष बने हुए, आज 24 तारीख है, 29 मार्च को मेरे को 4 साल पूरे हुए। इन 4 सालों में केवल 2 दिन 35 मिनट का एडजर्नमेंट हुआ। 4 सालों में केवल 2 दिन 35 मिनट का एडजर्नमेंट हुआ। तो इसका श्रेय तो मैं विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को देता हूँ ना, क्यों एडजर्नमेंट क्योस करना या हाउस ना चलने देना ये तो उनका है ना, मेरा थोड़ी है। वो नहीं चलने देंगे तो ठीक। तो इस बात का एहसास कराना आवश्यक था कि आप जो कुछ यहाँ बोलते हो, जो कुछ परफॉर्म करते हो, उसके ऊपर जनता की नज़र है। और जब मैंने एहसास कराया और उनको एहसास हुआ तो उसे अच्छी तरीके से चलता है। एक चीज और भी है कि आप खुद का इतना लंबा करियर रहा है राजनीति में, बहुत सारे परिवर्तन आपने देखे। अब विधानसभा को भी आपने डिजिटलाइज कराया है, बहुत सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, कोई भी पढ़ सकता है, सदस्यों के लिए भी बेहतर चीजें। साइबर अपराध को लेकर के आपने इनिशिएट किया है। इन चीजों का फर्क आप कैसे देख रहे हैं माननीय सदस्यों के बीच में और फिर पब्लिक के बीच में? देखिए, मैंने पूरी ना रूल बुक बदली, रीराइट करी है पूरी, सिर्फ उसमें अमेंडमेंट्स नहीं किए। 1958 से एक ही रूल्स चले आ रहे थे। 1958 के उन रूल्स की प्रासंगिकता और 2022 के बाद के परिस्थितियों के हिसाब से उसकी प्रासंगिकता में बड़ा फर्क है। 1958 में लिखा गया तो उसकी भाषा भी बड़ी क्लिष्ट थी। बहुत सारे मेंबर्स पढ़ते थे, हमारे जैसे लोगों को भी यार समझने में पूछना यार इसका क्या मतलब है। मैंने उसको एक तो इजी किया कि भाषा को सामान्य भाषा दिया और बहुत सारे नियम बदले। अब जैसे पहले एक नियम था कि अगर हाउस के अंतर्गत कोई नोटिस दिया जाता है तो उसकी 90 दिन में जवाब आएगा। अब आजकल के ज़माने में 90 दिन की आवश्यकता है, सही बात, 3 दिन में आना चाहिए। उसको मैंने चेंज किया। मैंने जो पहले बिल्स आते थे उसके ऊपर जो अमेंडमेंट देता था केवल वही चर्चा करते थे। मैंने पूरा फ्लोर ओपन किया कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि सारे विधायकों को पता होना चाहिए कि क्या कानून बन रहा है और उस कानून में उनका पार्टिसिपेशन कितना है, फॉर और अगेंस्ट दोनों बातें। मैंने सारे मेंबर्स को मैंने टैबलेट्स लगाए, मैंने पेपरलेस असेंबली करी। पहले जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते थे तो पहले वो प्रश्न पूछते थे पूरा, फिर मिनिस्टर जवाब देते थे पूरा, फिर उसके बाद अनुपूरक आते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। उसके कारण 5, 7, 8 प्रश्न आ जाते थे। 20 प्रश्नों का प्रावधान है, 1 घंटा 20 मिनट तो आते नहीं। तो मैंने कहा प्रश्न पूछने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके टैबलेट के ऊपर है, तो प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी टैबलेट पर है। डायरेक्ट सप्लीमेंट्री पर आई तो पहला जो लिखित प्रश्न है वो वहां पर है, जो लिखित उत्तर है वो आपके डिवाइस पर है। तो सीधा जिस समय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के ऊपर अनुपूरक उसका जवाब आता है, तो इससे ज्यादा बिजनेस हो जाता है, ज्यादा लोगों को अवसर मिल जाता है उसमें। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने 20-20 प्रश्न लिए। तो एक तो काम की एफिशिएंसी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ती है तो फिर काम करने का मन करता है। जनता के बीच में एक मैसेज गया कि हमने ये इश्यूज उठाए थे, इसका विधानसभा में डिस्कशन है। पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव से ये चाहती है कि जो हमारे इश्यूज हैं पब्लिक रिलेटेड वो आप विधानसभा के फोरम पे उठाइए। तो जब जनता उठता हुआ देखती है तो अपने प्रतिनिधि की प्रशंसा करती है
जब अपने प्रतिनिधि की प्रशंसा करते हैं तो हाउस अपने आप स्मूथली चलता है। एक चीज और भी है, विधानसभा के कितने कोने हैं, विधानसभा में क्या क्या चीजें हैं, ये तो अब बहुत सारे विजुअल्स चूंकि बाहर आते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर एक जेल भी है और उसमें किसी को सजा भी दी जा सकती है और सजा याफ्ता कौन हो सकता है और उसका हालचाल लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष खुद भी पहुंच सकता है। ये देश ने पहली बार देखा और देखा भी होगा तो बहुत लंबे समय के बाद देखा। मतलब इस जनरेशन को आपने कुछ नया दिखाया है विधानसभा के अंदर से। देखिए मैंने अपने उस ऑर्डर में भी जिसमें मैंने सजा दी थी कुछ अधिकारियों को, उसमें भी ये कहा था कि सजा देना मकसद नहीं है, मैसेज देना मकसद है। मैसेज जाना चाहिए, वी ऑल आर वर्किंग इन आवर ओन रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि अगर अधिकारी एमएलए के प्रति आदर भाव भी नहीं रखेंगे, जो जनता चाह रही है वो मैंने उसको सुनेंगे नहीं, तो समाधान कैसे होगा। मैं अपने एमएलए को भी बोलता हूँ कि ना आप लेखपाल बन सकते हो, ना डीएम बन सकते हो, ना सिपाही बन सकते हो, ना पुलिस कमिश्नर बन सकते हो, सबने अपना अपना काम करना है ना। तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जनता के प्रति, जवाबदेही किसकी है। तो अगर चुने हुए प्रतिनिधि की जवाबदेही है तो उससे संवाद बनाने की जिम्मेदारी जिनकी है उनको संवाद, मेरा केवल इतना ही। और इसके लिए हाल में एक इनिशिएटिव आपने उस मंत्री और अधिकारी से, जो पूर्व अधिकारी से भी दिलवाया कि अगर कोई कॉल नहीं उठती है तो उसका किस तरीके से। कॉल, मेरी बात सुनिए, अगर कोई एमएलए फोन कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम है पब्लिक से रिलेटेड, संबंधित अधिकारी से बात हो जाती है, उसका समाधान हो जाता है। अगर एज पर रूल्स उसमें कोई कठिनाई होती है तो संबंधित अधिकारी माननीय विधायक जी से बता देते हैं कि इसमें ये कारण है, इसके कारण नहीं हो सकता। तो किसी असमंजस की स्थिति में पब्लिक को बता दिया जाता है कि जो काम होने वाला है ये हो गया, ये काम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये अगेंस्ट रूल है, या ऐसा नियम नहीं है, या ऐसा देश में तो नहीं हो सकता। संवाद ना होने के कारण समस्या पैदा होती है, संवाद होने से समाधान मिलता है। तो हमारे को समस्या की तरफ बढ़ना है कि समाधान की तरफ बढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है। फोन उठाना या ना उठाना केवल फोन उठाकर बात करने का नहीं है। आप जिस जिले में गए उस जिले के एमएलए हैं, एमपी हैं, कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको सुनिए, लिसन टू देम। ये भी बात स्वाभाविक है, आप कहीं मीटिंग में होंगे, कोई हर आदमी खाली 24 घंटे में, आप मीटिंग में हैं तो आप खाली होने के बाद उनको फ़ोन कर लीजिए। आप मीटिंग में हैं तो आप अपना फ़ोन अपने सहयोगी को दीजिए, वो नोट करके रखें। इशू ये नहीं है कि काम अल्टीमेटली जिस अधिकारी को फ़ोन किया काम तो उसी ने करना ना, काम तो उसी को करना। ठीक बात। तो उसमें क्या गलत कह रहा हूं मैं कि भाई साहब सुन तो लो, सुनने के बाद आप एज पर रूल्स, आई अंडरलाइन एज पर रूल्स, आप उसको काम को करो। ये चेंज आप पहले से महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कि ये जो अभी हाल के अधिकारी हैं, मतलब एक और ये लगभग कई दशकों से ये हो रहा है, ऐसा भी नहीं है सर। पहले फोन था ही नहीं तो उठाने की बात कहाँ थी, पहले मोबाइल होता ही नहीं था, लैंडलाइन ही थे, लैंडलाइन ही था। अधिकारियों क्या या कुछ लोगों के यहाँ लैंडलाइन था, आम आदमी के यहाँ भी लैंडलाइन नहीं था। अब तो सड़क पर चलता हुआ आदमी इतना जागरूक है कि उसी समय अपने एमएलए को फोन करता है कि भाई मैं ये सड़क पर जा रहा हूँ, यहाँ पर ये सड़क टूटी है, देख लीजिए। वो जा रहा है तो उसको याद आया, तो एक जागरूक नाते से उसने फोन कर दिया। तो एमएलए के पास फोन गया, एमएलए जो संबंधित इंजीनियर है संबंधित, उसने कहा भाई मेरे को ये शिकायत आई, आप देख लो, बनेगी तो वहीं से ना। ठीक बात है। तो जो संवाद नहीं है तो समाधान कहाँ है। तो मेरा केवल इतना है कि एक रिस्पेक्टफुली, मैं आपके ऑफिस में आया हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू अदर रिस्पॉन्सिबल हमारे भाई बहन उपस्थित थे, आप मुस्कुरा कर मेरे से बात भी नहीं कर सकते तो मैं आया क्यों हूँ। ठीक बात है। मैं सर मैं क्यों आया हूँ, हाँ। इतना ही तो चाहिए। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके यहाँ ऑफिस से रिस्पेक्टफुली मुझे कहा गया कि आपको आना है। आपका आभार, धन्यवाद। मेरे पिताजी कहा करते थे कि सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको कोई बुलाता है। तो फिर मैंने मन में सोचा मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तो उन्होंने कहा अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, बुलाने के वाले की मेहरबानी है कि तुम्हें बुला रहा है। ये तो खैर आपका बड़प्पन है, आपने मुझे बुलाया, आपकी मेहरबानी। चलिए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये पूरी बात तब होती है। कोई आदमी जा रहा है तो आप उसको कह नहीं सकते। मैंने अगर ये कह दिया कि भाई आपको एमएलए को सम्मानजनक कुर्सी देनी चाहिए,
तो एक किसी अखबार वाले ने लिखा कि वो कुर्सी के भूखे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट यार? जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको कुर्सी पे बिठाना आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके स्वाभाविक आपका ये चिंतन होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए उसका आदर करने का, किसी का भी आदर करने का। आप अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आप अगर सम्मान भी नहीं दे सकते, आप उसका काम क्या करें? एक चीज और, आपके ही कार्यकाल में ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ेगी। इस ऐतिहासिक विधानसभा को तो हम लोग आते जाते देखते हैं, प्रदेश भर से देश भर से जो लोग आते हैं वो देखते हैं, लेकिन ऐसा जानकारी हुई है कि एक नई जमीन, नई ऊर्जा और आपके कर कमलों से एक नया अध्याय लिखा जाना भी तय हो रहा है इसी शहर में। क्या नई विधानसभा के रूप में? डिफरेंट। देखिए, अब आज जो विधानसभा है ये 1922 में बनना शुरू हुई थी और 28 में बनकर तैयार हुई थी। लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। 100 साल पहले की आवश्यकताएं आज की आवश्यकताएं। 100 साल पहले तो किसी के पास कार भी नहीं होती थी, लोग रिक्शे से आते होंगे, साइकिल से आते होंगे, एमएलए भी। अब हर एमएलए गाड़ी से आता है, उसके साथ एक और गाड़ी होती है। जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं काम करने वाले विधानसभा में, सबके साथ गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सबके साथ आवश्यकता अनुसार। चारों तरफ ट्रैफिक शहर का बड़ा है। अब परिसीमन होना है, परिसीमन होने के बाद सीट्स भी कुछ बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो जगह कम है, तो नई जगह विधानसभा बननी चाहिए, गवर्नमेंट को तय करना। तो आज के समय की आवश्यकता है नई विधानसभा। ऐसा नहीं है कि कोई लग्जरी है या जहां से काम पूरा हो। तो उस आवश्यकता के अनुसार सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है और जिस समय वो निर्णय ले लेंगी तो उसका नया विधानसभा की बिल्डिंग उसका प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर नए परिसीमन में सीट्स बढ़ेंगी तो ये पुराना आर्किटेक्ट, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण हमारे पास उतनी जगह भी नहीं है कि हम 100 साल पुरानी बिल्डिंग की किसी दीवार को हटा सकें ताकि उसको चौड़ा कर सकें। नई विधानसभा की जरूरत है, उसके हिसाब से बने। तो जो जगह सरकार देख रही है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ है आपसे? मतलब नहीं, वो गवर्नमेंट देखेगी जिसमें फाइनल, अभी तो अखबारों में है। सरकार जिसमें उसको देखेगी, आवश्यक समझेगी तो मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। तो निश्चित रूप से जो भी मेरे मन में सुझाव होंगे मैं जरूर दूंगा। अच्छा, नई बनने पे इस विधानसभा को लेकर के भी कुछ आपने सोचा है कि नहीं, ये विधानसभा तो देखिए, विधानसभा ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये बिल्डिंग है, वो हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ऐतिहासिक जैसे नई पार्लियामेंट बनी है तो पुरानी खत्म थोड़ी होगी। तो पुरानी का भी किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई उपयोग हो रहा है। तो ये विधानसभा ऐसे नहीं, बहुत सारी जगह विधानसभाएं जैसे बनी है तो हाउसेस वहां पर भी होते हैं। अब नई परिस्थिति में तय होगा कि इसका किस प्रकार से उपयोग है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा यहाँ से हट जाएगी तो उस बिल्डिंग की प्रासंगिकता या वो बिल्डिंग समाप्त हो जाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारी की सारी चीज़ें वैसी बनी रहेंगी। एक उसको आर्किटेक्चरल बिल्डिंग के नाम से कह दिया जाएगा या फिर इस प्रकार का कोई पुराने टाइप का जो इतिहास होता है, जो दर्शाता है, जो उसको अंग्रेजी में हम संग्रहालय कह दें, उस नाते से होगा। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये तो बिल्डिंग जैसे है उस बिल्डिंग को कोई भी नहीं हटा सकता, लेकिन नई बिल्डिंग आज के समय की आवश्यकता है। राजनीति में चूंकि आपने फ्रंटलाइन पॉलिटिक्स की है, कितना अंतर आप देख रहे हैं, खास तौर से अब जब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सरकार में है, पिछली जिम्मे में तो आप मंत्री भी थे, और दूसरी तरफ विपक्ष है। एक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का भी इस देश ने देखा है और एक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में देख रही है। कैसे फर्क कर? देखिए, विपक्ष का जो एक धर्म होना चाहिए, वो एक पॉजिटिव सकारात्मक सुझाव के विरोध भी होना चाहिए। मैंने बोला ना, सहमति असहमति इज द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। सब लोग हमारी बात से सहमत हो गए। आजकल के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो समाज में भी है, कि हमने सुनने की क्षमता हमें कम हो गई है, पेशेंस पावर कम हो गई। ज्यादातर बहुत सारे लोगों के पास जाओ ना तो अपनी बात कहने शुरू करो, उसको कहते हैं उनको पता, हमें पता है, वो सुनना ही नहीं चाहते। पूरी बात सुनने से पहले अपना जवाब देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो नया सोच आई है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला। आजकल का नौजवान तेज है, वो तत्कालिक सॉल्यूशंस भी चाहता है, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स भी चाहता है। लेकिन जब हम सिस्टम में काम करते हैं तो हमारे को वो रिस्पॉन्स केवल नहीं देना जो कानों को सुनने में अच्छा लगता हो। शासक की जिम्मेवारी
भीड़ तंत्र के हिसाब से चलने से नहीं होती। भीड़ अलग, बहुत सारे लोग ना एक कोई करते हैं। अब जैसे एक जगह लाइट नहीं आ रही थी, कुछ साल पहले की बात है, मैं अपोजिशन में था, तो लोग वहां इकट्ठे हो गए, उन्होंने पत्थर वत्थर लेके सब स्टेशन के ऊपर मारे। तो मैंने उनको रोका, मैं क्यों कर रहे हो भाई, तो लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा लाइट नहीं आ रही तो पत्थर मारने से तो एक आधी जो मशीन और ठीक है वो भी खराब हो जाएगी। नहीं, ये बेईमान है, उन्होंने, जनता ने कहा किसी अफसर। तो मैंने कहा अगर वो बेईमान है तो आप उसकी और मदद कर देंगे, क्योंकि नई चीज तोड़ेंगे, नई चीज खरीदेगा और उसमें बेईमानी करेंगे। अगर बेईमान है कि नहीं? आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के जनता के लिए, अब वो उसमें ये निर्णय नहीं हो सकता ना कि तोड़ दो। ठीक बात है। उस समय ये निर्णय हो सकता नहीं यार, ये सुनो, बहुत सारे ऐसे निर्णय जिस समय सरकार में बैठते हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए आप अपना एक सिस्टम चलाते हो, तो सिस्टम चलाने की जो आपके साथ काम करने वाले आपके सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बहुत सारी चीजें आपसे अपेक्षा करते होंगे, तो तत्काल आप उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हो सकते। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स जो दिया जाता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो सोच समझकर किसी भी विषय को लेकर, अब जैसे मैं गया एक जगह, मेरा ग्रामीण क्षेत्र नहीं था, पर सीवन के बाद आया, तो मैंने उनको बोला, किसी जगह गया तो उसने कहा कि साहब हमारी पेंशन नहीं बन रही। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपकी पेंशन बनवा देंगे, आप फॉर्म भर दो, अपना नाम वगैरह बता दो। तो मुझे याद है, उसने कहा अच्छा बताओ नाम भी बताना, मैं लिख के देना पड़ेगा क्या? एक्चुअली उससे पहले होता था किसी ने कहा पेंशन बनवा दो, तो उसने कहा बन जाएगी, तो वो भी खुश हमारी बन जाएगी, इन्होंने भी कहा बन जाएगी। ना उसने उसका नाम पूछा, ना उसका पता पूछा, तो बन कैसे जाएगी? ठीक बात। और मैंने नाम और पता पूछना शुरू किया तो लोग कह रहे हैं बताओ, नाम बताना पड़ेगा, पता बताना पड़ेगा। तो अगर किसी ने कहा ये हमारी सड़क टूटी है, तो मैं कहता हूँ भाई सड़क टूटी है तो अपना पूरा एड्रेस लिख के दे दो, एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के दे दो इस नाते से, ताकि इंजीनियर अपना टेलीफोन नंबर लिख दो, ताकि जिस विभाग में मैं लिखूंगा उस विभाग के लोग आपसे आके संपर्क करेंगे उस मकान नंबर से, उस मकान नंबर से उसको नापेंगे, एस्टीमेट बनेगा। आपको तो पता है मेरा घर, तो मैंने कहा भाई मेरे को आपका घर पता है, लेकिन मेरे इंजीनियर को नहीं मालूम ना कि राम प्रकाश कहाँ रहते हैं, उनको बताना पड़ेगा यहाँ से मंगाना। तो पहले जनता के द्वारा बताए गए काम में अपीसमेंट के कारण फैक्ट्स नहीं बताए जाते थे, जिसके कारण समस्या का समाधान नहीं होता। अब संवाद है, संवाद के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर विश्वास है कि नहीं ये कहा जाएगा तो इसको प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। कुछ दशकों पहले आज के टाइम के काम करने में, उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में, उसकी आवश्यकता के ऊपर बहुत बड़ा परिवर्तन है, और उस परिवर्तन को नौजवान पीढ़ी समझ भी रही है और उसके हिसाब से वो काम भी चाहती है, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी समझ रहे हैं कि अब केवल कुछ नारों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। यू विल हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, जो जन कल्याण की बातें हैं, तो जिसमें आप जन कल्याण की चीज़ें सोसाइटी को वापस करोगे और जनता का विश्वास बनेगा, तब आप 8 बार जीतोगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी अपना वक्त हमें देने के लिए, और आज इस शुभ मौके पर अपना आशीर्वाद और साथ साथ एक मार्गदर्शन देने के लिए। मार्गदर्शन सिर्फ इतना ही भर नहीं है कि हमने यहां पर चर्चा की है राजनीति किस दिशा में जा रही है, हमारी विधानसभा, हमारे पूरे इस सिनेरियो का किस तरीके से परसेप्शन चेंज हो रहा है, क्या नया हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है। सतीश जी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।